हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टार्टिंग करते हैं बेस्ट क्लास में। आपको जैसे मैंने बोला था कि आपको रीजनिंग, मैथ और हिंदी और इसके बाद जो भी अदर चीज़ें आएंगी, जीएस सामान, आज की जो क्लास है सामान्य अध्ययन पर, और जितने भी यूपीएससी से रिलेटेड कितना भी कुछ भी है ना, सब आपको इस क्लास में कराया जाएगा। और आपको इस क्लास करने के अलावा कोई और क्लास नहीं करनी पड़ेगी, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। स्टार्टिंग करते हैं कि आज अपना जीएस का पूरा पोजीशन आपको समझाएंगे कि जीएस से क्या क्या आना है, और पूरा जीएस को पूरा करने के बाद आपको हर एक टॉपिक के बारे में नॉलेज भी बताएंगे, क्या कैसे क्या आपको टैकल भी करना है। इस क्लास का मतलब होता है कि आपको सिलेक्शन कराना है और कुछ नहीं। तो स्टार्टिंग करते हैं। जैसे जीएस का पहला क्वेश्चन क्या है कि चांदी के सिक्का टका किसने चलाया था। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है, तो इसको पूरा पढ़ना है अपन को। तो चांदी का सिक्का किसने चलाया है, तो पहले इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या है कि चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, अब इसके बारे में अदर नॉलेज क्या चाहिए आपको जो आ सकती है, दोबारा कोई एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। तो इससे अतिरिक्त क्वेश्चन क्या बनेंगे, गुलाम वंश का शासक था इल्तुतमिश। ठीक है, किसका था, गुलाम वंश का। और इल्तुतमिश ने दो महत्वपूर्ण सिक्के का चांदी का टका समझ रहे हो, तथा और तांबे के जीतल दोनों प्रकार के चलाए थे। चांदी का और जीतल, मतलब जीतल समझ रहे, तांबे वाला। तांबे के और चांदी के दोनों सिक्के उसने, चांदी के इसने और तांबे के, तो दोनों प्रकार के सिक्के इसने चलवाए थे। ठीक है, इसके अलावा क्या किया इल्तुतमिश ने और क्या किया था, और इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल के नाम पर अंकित करवाने की परंपरा चालू की। टकसाल क्या होता है कि आप कोई भी, जैसे अपने यहाँ कोई सिक्का देखा होगा, उस पर अपना अशोक स्तंभ बना होता है, और बहुत चीज़ें होती हैं, कोई अपने अपने फोटो होती है किसी की, तो उसमें एक मुद्रित, तो उसमें टकसाल बोलते हैं, तो टकसाल करवाया है। और टकसाल की परंपरा उसने आरंभ करी। इल्तुतमिश का पहला तुर्क नाम सुल्तान था। क्या नाम था, तुर्क का नाम सुल्तान था, जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। और इसके साथ ही इल्तुतमिश ने बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किया है। इसने कौन सी जामा मस्जिद, कौन सी, बदायूं, इसको याद रखना, बदायूं का। ठीक है, जामा मस्जिद का निर्माण कराया। इसके अतिरिक्त इसने क्या किया कि फरवरी 1929 में बगदाद के खलीफा इल्तुतमिश को सुल्तान ए अजाम की उपाधि, किसकी उपाधि हुई, सुल्तान ए अजाम। ठीक है, इसकी उपाधि मिली। अब इतना इतना चीज़ करोगे ना, तो इससे आपको, अब कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा, इल्तुतमिश से, इतना जरूरी है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन का और टैकल करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी। तो आपको इसको, अमृतसर की जो आधारशिला रखी है किसने रखी है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा गुरु रामदास ने रखी थी। अब एक कौन से गुरु थे ये याद रखो पहले। तो एक पहले गुरु कौन थे उसको कमेंट में करो। एक कौन से गुरु हैं, चौथे नंबर के थे, चौथे नंबर के हैं। ठीक है, गुरु रामदास। इन्होंने क्या है कि अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान करी थी। किसने, अकबर ने करी थी। ठीक है, अकबर ने इन्हें दान करी जमीन। तो उसको 50 बीघा ज़मीन पर इन्होंने क्या किया कि भूमि का जो द्वारा भूमि को जो मिली थी इन्होंने अकबर द्वारा, उस पर इन्होंने अमृतसर का निर्माण कराया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अब क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था। अब देखो, इस क्लास को आपको जहाँ यूज करना है, तो आपको जो पता नहीं है उसको लिख लीजिए, और जो ऑलरेडी आपको पता है उसका आंसर मुझे कमेंट में कीजिए, और वीडियो पॉज करके। तो इससे क्या होगा, आपको डबल बेनिफिट होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो आपको सत्याग्रह, हमारा एक क्वेश्चन रिपीटेड है और देखना एसएससी में बहुत पूछा जाता है। तो गांधी जी का इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सब बच्चों को पता हुआ चंपारण। अब चंपारण के अतिरिक्त जानकारी क्या देना है आपको, सुनो। ये तो हो गया कि गांधी जी ने का नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले से कब किया था, 1917 में। 1917 में एक सत्याग्रह हुआ, और इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता था। लेकिन यह गांधी जी के नेतृत्व में भारत का प्रथम सत्याग्रह था। ठीक है, इसको याद रखना, फर्स्ट सत्याग्रह मानते हैं। और इसके अतिरिक्त, फर्स्ट सत्याग्रह के अतिरिक्त क्या है कि इसको हजारों भूमिहीन मजदूरों एवं गरीब किसान को खाद्यान्न के बजाय नील एवं नकदी फसलों की खेती के बाध्य करते थे। नील की खेती का विरोध करना था, क्योंकि अंग्रेज थे तो वो नील की खेती पर बहस कर दिया, तो खाद्यान्न कम होता था, जिस वजह से भुखमरी हो गई, और जो उनके लिए चला गया था। उसमें क्या है कि 3 कठिया पद्धति अपनाई गई थी, इसको याद रखना, 3 कठिया पद्धति चलाई गई थी। तो इसको इतने टैकल कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, किसके, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताना है। इसे अंडरलाइन करने से फायदा होगा, क्योंकि दिमाग में रहता है क्या पूछा जाता है। अब क्या इसका आंसर क्या होगा, तो इसका सिंपल आंसर है के.एम. मुंशी थे। ठीक है, और सॉरी, 44वां क्वेश्चन है इसके, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो बच्चा जानता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे ना, वो इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, इसमें कुछ ज़्यादा बताने का है नहीं। फिर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है। देखो, समानता के अधिकार से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, ये सबको याद होना चाहिए, पूरे आर्टिकल याद होना चाहिए, 14 से लेकर 18 तक।
14 से लेकर 18 तक आते हैं, तो अपना को इसका आंसर हो जाएगा 14। अब लेकिन याद रखना है कि आपको पूरे आर्टिकल, एक एक आर्टिकल रटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। अब इसको याद रखो, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। तो आप ये बताओ, लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा कोई दो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही मेन है। तो जनता मतलब जनता का प्रतिनिधित्व है, तो प्रतिनिधित्व इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व है। लोकतंत्र मतलब लोग मतलब जनता, आदमी, लोग, ठीक है, इसको याद रखना। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत को राष्ट्रपति उनके पद से हटाया जा सकता है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। इस जब भी आप पॉलिटी में पढ़ोगे आराम से लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, थोड़ी बेसिक बुक पढ़ोगे उसके बारे में मिल जाएगा। तो इसका क्या आंसर होगा ये बताइए, क्या आंसर होगा इसका, कोई भारत के राष्ट्रपति को हटाने की क्या, पहले आपको मैंने इसका तो बता दिया, सी ऑप्शन हो गया था पहले वाले का। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा अपना, यदि भारत के राष्ट्रपति को हटाना है तो उसके लिए महाभियोग चलेगा, लेकिन उसमें सबसे उनका योग कैसे होगा, वो संसद में पारित करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ना कि प्रधानमंत्री, ना न्यायाधीश, ना लोकसभा, कुछ नहीं, संसद में ही होगा इसका प्रयोग। अब इसके बारे में सुनो पूरा डिटेल से। अनुच्छेद V1 में राष्ट्रपति पे महाभियोग से संबंधित है, ठीक है। अब महाभियोग राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगा दिया, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले, कितने दिन पहले, 14 दिन पहले लिखित सूचना की जाए, जिससे उस पर सदन के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर होने चाहिए। सदन के कितने, मतलब समझ रहे हो, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, तब भेजेंगे अपन, तब प्रस्तावित होगा। 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो संसद के उस सदन में जिसमें महाभियोग प्रस्ताव पेश है, तो उसमें 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने तथा प्रस्ताव को दूसरे सदन में जाने से पहले दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा, ठीक है। दूसरा क्या सदन क्या करेगा, आरोपों की जांच करेगा। फिर उसके बाद जांच करने के बाद अगर आरोप सिद्ध हुआ तो प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा और राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पूरी समझी जाएगी और तथा उस तिथि को राष्ट्रपति द्वारा पद त्याग कर दिया जाएगा। ये अपना पूरा प्रोग्रेस होती है राष्ट्रपति की। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की बैठक को आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या सदस्यों की उपस्थिति होती है। तो इसका आंसर मैं यहीं पर बता देता हूँ, इसका कितनी ज़रूरत होगी। तो हमेशा याद रखना 1/10वां हिस्सा चाहिए। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के हिसाब से क्या पूछ रहा है, एक मिनट। हाँ, इसमें क्या पूछ रहा है, कुल सदस्यों का 1/4 बिल्कुल नहीं चाहिए, 1/4 तो चाहिए ही नहीं है भाई, 1/4 तो अपन को बिल्कुल ही नहीं चाहिए। तो 1/4 नहीं, कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा, हाँ 1/10वां हिस्सा चाहिए, तब अपन का स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1B, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को ... के नाम से जाना जाता है। तो इसका सिंपल आंसर है कॉस्मोलॉजी, ठीक है, कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है। तो ये सिंपल है, बच्चे को पता होना चाहिए कि कौन सी रेखा है। तो कर्क रेखा है, और कर्क रेखा भी अपने भारत के आधे डिवाइडेड करती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, एक क्वेश्चन है मेन। तो कर्क रेखा अपने 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से है, तो ये स्टार्टिंग करते हैं अपन, पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं। तो पहले गुजरात के बाद फिर आ जाइए कौन सा वो आएगा, फिर राजस्थान के बाद क्या आएगा, मध्य प्रदेश, एमपी के बाद आ जाएगा छत्तीसगढ़ के बाद क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़ के बाद आ जाएगा झारखंड के बाद क्या आ जाएगा, झारखंड के बाद आ जाएगा पश्चिम बंगाल के बाद क्या आ जाएगा, त्रिपुरा के बाद क्या आ जाएगा, त्रिपुरा के बाद आ जाएगा अपना मिजोरम, ठीक है। एक इस ऐसे याद करना, पूछ भी ले जाए ना कि कोई क्वेश्चन नेक्स्ट बन जाए ऐसे कि पूर्व से पश्चिम की ओर कौन कौन से कर्क रेखा से गुजरते हुए हैं, तो आपको इस याद होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो आप हमेशा याद रखना कि उस राज्य में वर्षा ज़्यादा होगी जहाँ मौसम कहाँ है, याद रखो पहले। तो मौसम कहाँ है, मेघालय में। तो मेघ मतलब एक सिंपल समझ लो, मेघ मतलब बादल, और बादल जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ वर्षा होगी। तो मेघालय में मौसम है जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, याद रखना। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार क्या होता है। तो आधार क्या होता है, इसका क्या होता है कि दो, इसका आधार होता है उपभोक्ता, CPI बोलते हैं इसे इंग्लिश में। CPI मतलब होता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। तो इसके द्वारा अपन क्या करते हैं कि महंगाई भत्ता को अपन तय करते हैं, क्योंकि उसकी महंगाई भत्ता के हिसाब से आपको वेतन, अपने जो सरकार द्वारा वेतन मिलती है उसमें बढ़ा देते हैं महंगाई भत्ता का, ठीक है। ऐसे कोई कंपनी में काम कर रहा है तो महंगाई भत्ता के हिसाब से उसे पैसे ज़्यादा मिलते हैं,
अगर महंगाई कम हो गई है तो उसको कम पैसे कर दिए जाते हैं, तो उस हिसाब से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवाज़ की माप का मात्रक क्या होगा। तो ये सिंपल है, आवाज़ की माप का मात्रक क्या है ऑप्शन में करो, और जो क्वेश्चन आता जाता है उसमें ऑप्शन में करते चलना है आपको। तो जो ये रिकॉर्डिंग होगी रिकॉर्डिंग क्लास अपलोड कर रहे हैं, और अभी क्या है कि लाइव क्लास आपको रात में करते हैं और आप इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब रहोगे, लेकिन आपको रिकॉर्डिंग में भी सारे को अपने कमेंट करने हैं। तो 53 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल। डेसिबल में क्या करते हैं अपन, आवाज़ की माप को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका डॉट 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 हिस्सा पानी के बाहर रहता है। कितना हिस्सा, जब बर्फ को डालोगे पानी में तो उसका कितना प्रतिशत हिस्सा उसका बाहर रहता है। तो हमेशा याद रखना कि इसका जो हिस्सा है ना बर्फ में, कोई भी सिल्ली है उसका घनत्व भी हो जितना भी, तो उसका घनत्व के हिसाब से हमेशा याद रखना है कि इसका 0.1% भाग है ना, जो ऊपर परत 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 सी दिखती है उसका, वो हिस्सा ऊपर रहता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आप कोई भी सिल्ली को डालना तो ऊपर ऊपर वो सिल्ली तैरती रहेगी, तो उसका 0.1 हिस्सा पूरी सिल्ली का भार दिखता है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपना प्रोटॉन का द्रव्यमान और डॉट 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 का द्रव्यमान एक समान होता है। तो हमेशा याद रखना प्रोटॉन और एक धनावेश मूल कण है, तो इसके लिए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हमेशा एक समान होता है, याद रखना, ठीक है। ऐसे प्रोटॉन P और N रहते हैं, तुमने पढ़ा होगा केंद्रक, तो इस तरीके को आप क्लास लोगे तो पूरे डिटेल से बताई जाएगी उसमें, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन जरूर अच्छा है, कवकों के अध्ययन को माइक्रोलॉजी कहते हैं। ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे, और मैं जितने क्वेश्चन कराते जाऊँगा उसमें सारे अध्ययन को आपको डिटेल से बताया जाएगा, ठीक है। और इसमें याद रखना है जो क्लोरोफिल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल में क्या होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोफिल में हमेशा जो मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम होता है, तो याद रखना क्लोरोफिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वाला कि दशमलव संख्या को 101 द्विपदिति में परिवर्तित कीजिए। तो आप कभी द्विपदिति में परिवर्तित करोगे तो पहले इसका क्या करना पड़ेगा अपन को, तो आपको सबसे पहले इसका क्या कहना है, आपको ऐसे करना पड़ेगा, इसको ऐसे करके 101 का भाग देंगे अपन, द्विपदिति को आपको किया होगा, तो इस तरीके इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अपना, इसका 11, पहला आंसर हो जाएगा 110001। तो इसको याद रखना है, ऐसे मैंने बता दिया किस तरीके से करना है, क्योंकि अभी मैं इसको करने बैठ गया, वो मैथ की क्लास में बताएंगे, यदि आपको ये क्वेश्चन मैथ की क्लास में भी पूछा गया है। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी। तो इकोलॉजी शब्द की रचना सबसे पहले अस्टन हेकल ने करी थी, तो इसको याद रखना, अस्टन हेकल ने, ठीक है, इकोलॉजी की। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में चंपा, क्या है, चंपा टाइगर रिजर्व स्थित है। तो चंपा टाइगर रिजर्व स्थित है, चंपा है दंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये मिजोरम में है। जितने भी टाइगर रिजर्व हैं आपको लेटेस्ट जो न्यूज में रहे उनको भी याद करना है और पूरे ही कर लेना। फिर एक जिले में सामान्यतः प्रशासन का प्रमुख होता है। एक जिले में जो सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है, तो ये आपको जितने भी एग्जाम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो सिंपल सबको पता है, कलेक्टर को बोलते हैं जिलाधिकारी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो जिले को संभालता है वो जिला कलेक्टर होता है, जिलाधिकारी होता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूचना का अधिकार कब लागू किया गया था। तो सूचना का अधिकार हुआ था जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। आप हमेशा याद रखना कि RTI के बारे में पूरा अच्छे से और भी क्वेश्चन बनेंगे, उसको डिटेल से पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके बाद क्या है कि अब जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया है, याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्या है कि अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो झूठ पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो झूठ पकड़ने के लिए हमेशा नार्को टेस्ट भी होता है, ब्रेन मैपिंग भी टेस्ट होता है और पॉलीग्राफ टेस्ट भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, झूठ पकड़ने के लिए। अब आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य के कहाँ का है, ये याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ब्रजभूमि का है। जो मथुरा की साइड जाओगे ना आप, वहाँ चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। अब इसके बाद अलग नॉलेज क्या है, इसको सुनो। चरकुला हो गया, कहाँ है, ब्रज। अब इसमें क्या होता है कि जो ब्रजवासी द्वारा क्या होता है कि एक घड़ा होता है, उसमें बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए के अनेक घड़ों रखे जाते हैं, और फिर उसमें रख कर क्या होता है, नृत्य किया जाता है। ये उस प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है कि कुमार प्रजाति होती है ना, प्रजापति लोग, ठीक है, प्रजापति लोग होते हैं जो बुंदेलखंड के क्षेत्र आ जाएगा, बुंदेलखंड के क्षेत्र में प्रजापति लोग हैं, उनका नृत्य बोलते हैं, प्रजापति समाज के आप कुमार बोलते हैं उनको लोग। वो उसमें क्या है कि जो स्त्री होती हैं वो इसका वेश धारण करती हैं और अपने मटका रखती हैं, और आपने राजस्थान से में सिमिलर देखा होगा उसमें, उस जैसा ही पूरा।
आजा प्रभु। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या जानकारी मिलेगी, इस सर्कुलर का क्या आंसर हो जाएगा, पहले बता दिया मैंने। इसका आंसर हो जाएगा अपना ब्रजभूमि, ठीक है। और फिर इसके अलावा क्या इसके अलावा कौन कौन से नृत्य होते हैं वो देखो। पाई डंडा नृत्य कहाँ होता है, ये भी बुंदेलखंड में होता है पाई डंडा, ठीक है। पाई डंडा नृत्य कहाँ होता है, पाई डंडा, ठीक है, डंडा नृत्य ये होता है बुंदेलखंड में। और इसके बाद क्या है कि राई नृत्य कहाँ होता है, राई भी नृत्य अपना बुंदेलखंड में होता है, राई। इसके अलावा दीपावली नृत्य भी क्या होता है, अहीरों में, जो अहीर जाति है ना उसमें दीपावली नृत्य करते हैं ये लोग। और राई नृत्य होता है ना वो अपनी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन होता है, ठीक है। तो इसको आपको मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित जिला का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम बताना है। आरोही क्रम हमेशा याद रखना। आरोही क्रम को आपको बताने के लिए पहले तो आपको इसमें क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा क्या है कि आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए कि कौन सा क्षेत्र कितना बड़ा है, उसका भौगोलिक क्षेत्र विस्तारित है, कितना क्षेत्रफल याद होना चाहिए प्रत्येक का। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया, गौतम बुद्ध नगर। आरोही क्रम मतलब होता है पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर सबसे छोटा। तो पहले बड़ा आएगा सबसे पहले, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका होगा, तो हमेशा याद रखना है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर कहाँ है, ये नोएडा में है, नोएडा का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा गौतम बुद्ध नगर, तो इस हिसाब से सबसे पहले कोई और दिख नहीं रहा है तो इसका आंसर सी हो जाएगा। लेकिन अब सब समझ लो गौतम बुद्ध नगर का कितना है, गौतम बुद्ध नगर का आएगा 1442, मतलब 1442 इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। अब इसके बाद आ जाओ बारांकी। बारांकी क्या है, बारांकी का क्षेत्रफल है अपना सॉरी एक गौतम बुद्ध आरोही क्रम का मतलब होता है कि पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरीके से कर रहे हैं। तो सबसे जो नोएडा है ना, नोएडा का तो हो गया, लेकिन सबसे छोटा ये हो गया गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। किसका, इसका 1442 हो गया, सॉरी। उसके बारांकी का कितना हो जाएगा, बारांकी का होगा कि 1400 इतना वर्ग किलोमीटर। फिर इसके बाद हो जाएगा मिर्ज़ापुर का कितना है, मिर्ज़ापुर का अपना होगा क्षेत्रफल 4521। और इसके बाद सोनभद्र का हो जाएगा इससे भी ज़्यादा। तो इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। और कभी कभी मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी के भारतीय दंड संहिता धारा 124 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी भी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता हो तो उसे किस इरादे से करना क्या कहा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो इसका मतलब सिंपल है कि इसका आंसर हो जाएगा बेईमानी है, बेईमानी करते हैं और कुछ नहीं। इसका आंसर बच्चा बता सकता है बेईमानी, ठीक है। किसके, अब बेईमानी पूछा जाए क्वेश्चन कैसे बन सकता है, बेईमानी किसके आ जाएगा, आर्टिकल 24। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है भारतीय दंड संहिता धारा 375 और 376 ये किसके विषय में है। तो हमेशा याद रखना 375 और 376 ये अपने हो जाएंगे बलात्कार और यौन अपराध से संबंधित हैं, ठीक है। 375 कहते नहीं है 375 लगवा देंगे, लड़की लोग बोलती हैं आजकल लड़कों से कि 376 करवा देंगे, तो ये अपना किससे, बलात्कार और यौन अपराध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि यदि एक लोक सेवक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है तो उसको अनुसूचित जाति और जनजाति द्वारा अत्याचार निवारण, जो अभी उसका नाम रख दिया गया है चेंज करके, अत्याचार निवारण अधिनियम धारा 4 के तहत अधिकतम कितनी अवधि के लिए दंडित किया जा सकता है। कहने का मतलब कितने दिन तक की, कितने महीनों की सज़ा मिलेगी, आपको ये बताना है। तो हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चनों बिल्कुल आते हैं और हमेशा कितने की कितनी सज़ा है उसको जरूर याद रखना है। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो 24 महीने की नहीं है, इसमें 3 महीने का तो है ही नहीं। ये अपना ट्रैफिक पुलिस में इतना सज़ा मिल जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 12 महीने की सज़ा मिल सकती है उसे, और जुर्माना अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि ये यातायात आप जाओगे तो ये किसका प्रतीक है। तो यातायात में आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें कभी कभी ऐसा चिन्ह बना होता है, ऐसा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्या होता है कि घुमावदार मोड़ के लिए होता है और कभी जाओगे तो ऐसा चिन्ह बना होता है तो कहते हैं आगे टर्न है, पर ऐसा चिन्ह होता है तो कहते हैं अभी ढलान है। तो इस तरीके को आपको देखना पड़ेगा। तो ये किसका चिन्ह है यातायात में, तो इसका ये अपना स्टॉप का चिन्ह है, जो अपन रेड है ना, रुकने का चिन्ह है, याद रखना। इसका आंसर हो जाएगा रुकिए, स्टॉप का चिन्ह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है सूचना के अधिकार अधिनियम। सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक ... किससे जानकारी का अनुरोध कर सकता है। तो अपन को किससे अपन को जानकारी लेनी है तो किससे अनुरोध कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सिंपल है कि अपन सूचना अधिकार लोक प्राधिकरण द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, अपन
से जानकारी का अनुरोध कर सकते हैं कि मुझे आपको जानकारी चाहिए। आरटीआई द्वारा, लोक प्राधिकरण द्वारा जानकारी का अनुरोध कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि किसी जनहित याचिका मामले में न्यायालयों द्वारा किसी भी समिति को नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही है? सही बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा कि पहले पढ़ते हैं किस तरीके से। न्यायालय के मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त को नियुक्त कर सकता है ताकि वह उस मामले को छानबीन करे और उसकी रिपोर्ट जमा करे। बिल्कुल ये सही है, कर सकता है। समिति अथवा आयुक्त को ये अधिकार भी दिया जा सकता है कि वह शिकायतों का संज्ञान ले और उन्हें जनहित में निपटाए। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंदिरा साहनी केस। हमेशा याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितने भी इंदिरा साहनी हो, केशवानंद भारती हो, मिनर्वा मिल्स हो, ये सारे आपको केस पढ़ने होंगे। तो इसका नेक्स्ट, इंदिरा साहनी केस के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका PIL के मामले को ऐतिहासिक माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसको ये बताना क्यों माना जाता है। तो हमेशा याद रखना इंदिरा साहनी केस है ना, तो वो किसके लिए माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो क्या होता है, अदालतों में सरकारी नौकरियों के पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को उचित रूप जरूरत का स्वीकार किया जाए, इसके लिए ये माना जाता है। और इंदिरा साहनी केस इससे ही अपना आरक्षण और मजबूत हो गया है। किसके लिए, OBC के लिए, पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान, इसको यहाँ पे कर देते हैं, कहाँ कर दूँ, हाँ एक मिनट होना, आपको दिख रहे हैं ना सारे ऑप्शन। हाँ, अनुच्छेद 3 संविधान के अनुसार सिविल सेवकों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। सही बताना है कि कौन सा अपना सही है। तो हमेशा याद रखना कि आपको सही पता पाना तो क्या होगा, अब अनुच्छेद याद होना चाहिए। तो अनुच्छेद 331 क्या है, तो अनुच्छेद 331 है संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों को पदयुक्त किया जाना या हटाया जाना, इनके इसके बारे में है। तो ये क्या कह रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अखिल भारतीय सिविल सेवाओं की शाखाओं की स्थापना के संबंध में वर्णन करता है। बिल्कुल नहीं करता है, तो ये गलत हो गया। ये हटाए जाने और उनकी पद का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके संबंध में है। और फिर आ जाइए अनुच्छेद 312 किसके संबंध में है, तो 312 है कि अखिल भारतीय सेवाओं को 42वें संशोधन अधिनियम 1997 द्वारा 312 में संशोधित किया गया था। तो इसमें क्या हुआ कि राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रतिशंसीलता की कार्रवाई से बचाता है, तो ये बिल्कुल नहीं है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा कि डी, ना तो P है और ना ही Q है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के एक व्यक्ति अधिकारियों के बारे में सही है। तो व्यक्ति के अधिकारियों के बारे में कौन सा सही है, इसको बताना है। तो यदि किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट जा सकता है। बिल्कुल सही है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है। तो यदि किसी व्यक्ति को कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो और एक समान बड़ा न्यायालय में भी जा सकता है। बिल्कुल, ये दोनों सही हैं, ए और बी दोनों ऑप्शन इसके सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लास्ट 5 क्वेश्चन और रह गए, उसको खत्म करते हैं। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है। तो हमेशा याद रखना कि अपन को पैसा खर्च करना है तो इसका अधिकार कौन देता है। हमेशा ये चीज़ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकल लोगों को भी याद नहीं होगा। पहले तो इसका आर्टिकल बताओ। आर्टिकल हो जाएगा 110। ठीक है, धन विधेयक। अब इसमें क्या है कि धन विधेयक में कौन देता है, दो हस्ताक्षर किनके होंगे, तो राष्ट्रपति के होंगे। तो राष्ट्रपति राजा है, और तो उसके बिना मर्जी कुछ नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 29 जुलाई 2019, इसको छोड़ो, इसको नहीं कर सकते। BN, हाँ एक क्वेश्चन पूछने लायक है कि 77वां क्वेश्चन है, BN येदियुरप्पा कर्नाटक में कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके। तो ये हमेशा याद रखना, ऐसे भी क्वेश्चन करंट से रिलेटेड है। इसका आंसर हो जाएगा 4 बार। ठीक है, फिर आ जाइए, अब इसके बाद ज़्यादा क्वेश्चन वैसे हैं, रीजनिंग बेस आ जाएंगे। अब ये देख लीजिए 69वां क्वेश्चन, 79 का क्या हो जाएगा। तो भारत सरकार द्वारा यूक्रेनी मोबिलिटी प्रोग्राम, ठीक है, यूक्रेन मोबिलिटी प्रोग्राम स्टडी इन इंडिया के अंतर्गत किस देश के साथ द्विपक्षीय समझौता हुआ है। द्विपक्षीय समझौता किसके साथ हुआ है, तो इसके साथ हुआ था, तो एक हुआ था अपना ब्रिटेन के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बस 1-2 क्वेश्चन और रह गए, खत्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये अपना, भारत के किस राज्य द्वारा निजी औद्योगिक इकाइयों और कारखानों में स्थानीय लोगों हेतु नौकरियों के आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। तो नौकरियों में आरक्षण देने की व्यवस्था क्या है, किस राज्य द्वारा निजी औद्योगिक इकाइयों में, मतलब प्राइवेट कंपनी में
आरक्षण भी मिलता है। तो वो जो प्राइवेट कारखाने हैं उनमें स्थानीय लोगों को हेतु आरक्षण की देने की व्यवस्था की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। तो इसमें क्या है कि देखो क्या होता है कि 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा उद्योग या कारखाना अधिनियम 2019 पारित किया गया और इस अधिनियम के अंतर्गत निजी उद्योग कारखाना में स्थानीय लोगों हेतु नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया था तथा निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना। ठीक है, ये क्या बना, पहला स्टेट बन गया। इस अधिनियम के तहत राज्य के निजी उद्योगों कारखानों में संयुक्त उद्यमों या सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले परियोजनाओं में 75% नौकरी अर्जित की जाएंगी। 75 मतलब 1/3 हिस्सा इसको रिजर्व किया जाएगा। और आज की क्लास देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ शेयर कीजिए क्योंकि अभी चैनल अपना स्टार्टिंग है, ग्रोथ के लेवल पे चल रहा है। तो आप लोगों की हेल्प की वजह से चैनल ज़्यादा ग्रोथ की जाएगी और मेरा चैनल भी मोनेटाइज जल्दी हो जाएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें अपना और ऐसी क्लास को देखने के लिए इस चैनल पर हमेशा बने रहें। और इस क्लास का मुख्य उद्देश्य है आपका सिलेक्शन। थैंक यू। बेस्ट क्लास में आपका बहुत बहुत देखने के लिए धन्यवाद।